वेलकम टू शुक्ला आईटी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईटी पॉइंट में। मैं शुभ शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष आर्थिक भूगोल पेपर 1 के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आर्थिक भूगोल क्या है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जिसको हम बोलते हैं, और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी किस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आता है? प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आता है। बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा में जब आप ज्योग्राफी लेते हैं तो उसके अंतर्गत आप बीए द्वितीय वर्ष यानी बीए सेकंड ईयर में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं पेपर 1 के अंतर्गत। ठीक है, तो उसी का मॉडल पेपर आज चर्चा करेंगे हम, और साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हमने शामिल किया है, दो तीन चार को। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत इधर उधर से प्रश्नों को इकट्ठा करके यहाँ पे रखा है आपके सामने। तो वो प्रश्न कैसे हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा आप लोग कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही साथ जैसे पेपर होता है आपका, पेपर में जितने प्रश्न आते हैं अति लघु उत्तरीय के, बहुविकल्पी सॉरी अति लघु उत्तरीय के, लघु उत्तरीय के और दीर्घ उत्तरीय के, उसी प्रकार से इसमें पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पूरा समझ में आएगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन पूरा प्रश्न नहीं करूँगा, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी बातें बताता चलूँगा कि किस प्रकार से कितने उत्तर लिखना होता है किसका। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। मॉडल पेपर ये है 2021 का। किसका है? मॉडल पेपर 2021 का है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि 2021 के बाद ये मॉडल पेपर लागू नहीं होगा। 2022 वाले स्टूडेंट, 23 वाले आएंगे, वो भी इससे सीख ले सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फर्जी का कोई चीज़ नहीं लिखता। आपको पता होगा, आप लोगों का प्यार दुलार बना रहेगा ऐसे, तो इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लाता रहूँगा। और ध्यान आपको पता होगा, आप जो है मेरे मॉडल पेपर देख लीजिए उठा करके, मॉडल पेपर देखिए और पेपर उठा करके देख लीजिएगा। पिछले ईयर के पेपर उठा के देखिएगा और मॉडल पेपर देखिएगा। ध्यान रखिएगा, मॉडल पेपर मैं तब लाता हूँ जब पेपर नहीं हुआ होता है। पेपर होता है उसके बाद में मॉडल पेपर नहीं डाल देता कि फर्जी डाल दिया कि हाँ इतने प्रश्न फंसे थे। आप पिछला पेपर देखेंगे और मेरा पिछला मॉडल पेपर देख लीजिएगा कितने प्रश्न फंसे हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं आर्थिक भूगोल के मॉडल पेपर की। ठीक है, इससे रिलेटेड जो मैं बता रहा हूँ आर्थिक भूगोल से वीडियोस अपलोडेड हो रही हैं। पूरा का पूरा सिलेबस आपका होगा। ठीक है, परीक्षा से पहले सब कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, सेकंड पेपर आपका क्या पढ़ते हैं बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत, और भारत का भूगोल पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं जो कि बहुत ही सहज है। इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा कठिन नहीं, क्योंकि इंडिया के बारे में ही जानकारी वहाँ पे आपको होनी चाहिए। जबकि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आपको विश्व स्तर पर भी सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। जैसे कि पूछा आता है प्रश्न कि विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण की विवेचना करिए, या विश्व मैग्नीज के उत्पादन एवं वितरण के प्रतिरूप की विवेचना करें। विश्व में बॉक्साइट का उत्पादन कैसा है, विश्व में कोयला का उत्पादन कैसा है, कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए, विश्व में रबर का उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं क्या होती हैं, आर्थिक भूगोल की परिभाषा क्या होती है, उसका विषय क्षेत्र क्या होता है, मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, विश्व के कृषि प्रदेश कैसे कैसे हैं, उनको बांटना है आपको, चावल की कृषि के लिए किस प्रकार की परिस्थितियाँ चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि वैश्विक लेवल के होते हैं, विश्व स्तर पर होते हैं। ठीक है, विश्व के समुद्री जल मार्गों की विवेचना आपको करनी होती है। इस प्रकार से प्रश्न देकर के आपको घुमाएगा इधर उधर। जैसे जापान में सूती वस्त्र ज़्यादा होता है, तो ये पूछ सकता है कि जापान में सूती वस्त्र उद्योग के विकास एवं वितरण की विवेचना करें, क्योंकि वो उद्योग से संबंधित है, और उद्योग वगैरह जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? आर्थिक भूगोल से संबंधित होते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नों की ओर, सीधे सीधे चलते हैं, आपको बिना इधर उधर की बातें बताए। मैं इधर उधर की बातें नहीं बता रहा था, आपको प्रश्न ही बता रहा था। हालांकि आपको लगे तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। चले शुरू करते हैं मित्रों। आपके सामने देखिए स्लाइड प्रस्तुत है, फटाफट देखिए वीडियो को। बीए द्वितीय वर्ष भूगोल का ये जो है मॉडल पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र आर्थिक भूगोल। ठीक है, देखिएगा बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये। इसको एकदम से जितने भी प्रश्न मिलेंगे आपको, ये सारे के सारे हमारे चैनल पे उपलब्ध होंगे, सबके उत्तर। कोई चिंता करने की बात नहीं, सिलेबस फ्री में बिल्कुल, कोई ऐप वगैरह नहीं बनवा रहे हैं हम, और ना ही किसी जो है पेड कोर्स से आपको बता रहे हैं। सारा का सारा आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में फ्री, पूरा कोर्स फ्री। ठीक है, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। पूरा आर्थिक भूगोल पढ़िए, ठीक है, और पढ़ेंगे उसके बाद में, पढ़ने के बाद में जब मॉडल पेपर देखेंगे तो लगेगा यार ये क्या है, ऐसे प्रश्न आएगा तो मैं खुद ही कर लूँगा। और ध्यान रखेंगे, सिलेबस जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस वीडियो को देखेंगे मॉडल पेपर, उसके बाद में क्या करेंगे, आप लोग जितने भी इसके प्रश्न हैं आप समय देख लीजिएगा 3 घंटे लेकर के, और सारे प्रश्नों को अपने घर पे कॉपी में लिखिएगा। प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे लिखने में ही
जो है कम पड़ जाता है। जब ध्यान होगा, जब हमारा पेपर होगा, हमारा खुद का पेपर, तो हमसे 3-4 प्रश्न ऐसे होते थे जो छूट ही जाते थे, ठीक है, क्योंकि मैं लिख नहीं पाता था। मतलब लिखता तो था, मैं बहुत लिखता था, खूब लिखता था, लेकिन तब भी 5-6 पन्ने छूट जाते थे, 4-5 पेज छूट ही जाते थे। मतलब पेज की मैं बात कर रहा हूँ, 4-5 पेज भी छूट जाते थे और क्वेश्चन भी छूट जाते थे, ठीक है। तो आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है साथ साथ, ठीक। चलिए पहला देखिए, 3 खंड होते पेपर, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो कि 2 नंबर के होते हैं, ठीक है। इसमें तो भूगोल में, क्योंकि आपका जो है क्या होता है, एक बात ध्यान रखेंगे, भूगोल में प्रैक्टिकल होता है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल नंबर काट दीजिए, उसके बाद में कम ही नंबर का होता है, लेकिन एक नंबर का भी नहीं होता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, तो सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देना है। खंड आ में आपको अति लघु उत्तरीय, खंड बा में लघु उत्तरीय और खंड सा में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलते हैं। खंड आ से 10 प्रश्न आपको करने होते हैं, 10 के 10 दिए होते हैं जो ऐसे ऐसे पूरा करने होते हैं। खंड बा में आपके 10 प्रश्न दिए होंगे, लेकिन उनमें से केवल 5 करने होंगे, क्योंकि अथवा करके दिए होते हैं हर एक प्रश्न। और खंड सा में आपके 5 प्रश्न दिए होंगे, जिनमें से आपको केवल 2 करने होते हैं और दोनों को 500-500 शब्दों में लिखना होता है। खंड बा वाले को 200-200 शब्दों में लिखना होता है, जबकि खंड आ जो आप अभी देख रहे हैं आप लोग, इसको कितने शब्दों में लिखना होता है, इसको 50 शब्दों में लिखना होता है, ठीक। बस इतनी बात मैं एक बार में सारी चीजें बता दी। अब सीधे सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में, 50 शब्दों में। देखिए पहला प्रश्न, नवकरणीय संसाधन क्या है। ध्यान होगा आपको, जब हम संसाधन पढ़ा रहे थे, संसाधन टॉपिक का वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, 4 लेक्चर या 5 लेक्चर हो चुके हैं आर्थिक भूगोल के। तो संसाधन जो होता है उसको हम जब बांटते हैं तो कई प्रकार से बातें कैटेगरी करके बांटते हैं, जैसे कि संसाधन क्या होते हैं, उनको किस प्रकार से हम कैटेगराइज करते हैं, संसाधन की परिभाषा हमने देखी थी। साथ ही साथ संसाधन के किस प्रकार से संसाधन को हम बांटते हैं नव्यकरणीयता की दृष्टि से, यानी जो नव्यकरणीयता मतलब होता है नए संसाधन जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, ठीक है। तो नव्यकरणीयता की दृष्टि से संसाधन जो है 3 प्रकार के होते हैं। कैसे 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 संसाधन होते हैं कि वे संसाधन जिन्हें देर तक प्रयोजनीय रखा जा सकता है, प्रयोजनीय मतलब जिन्हें देर तक बनाए रखा जा सकता है, जैसे कि जैसे मैं बात करूं उदाहरण के तौर पर, तो उदाहरण में जैसे कृषि, वन अथवा उत्पादक भूमि हो गया, धरातल जल संसाधन, मछली, जंगली जीव, ये सब हो गए, ठीक है। और मैं बात करूं मिट्टी की अच्छी तरह जुताई और करके क्या कराता है, उसकी उर्वरता को बढ़ा सकते हैं, खाद वगैरह का प्रयोग करके उसको बनाया जा सकता है, जो मतलब खूब दिन तक हम उसको बनाए रख सकते हैं अच्छे तरीके से, उसको हम क्या कहते हैं, वह संसाधन पहली दृष्टि से आते हैं नव्यकरणीयता की दृष्टि से। अपरिवर्तनीय तथा उपयोग द्वारा ह्रास होने वाले संसाधन इसी के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे जो परिवर्तित नहीं होते हैं, ना अक्षय होते हैं, सतत सनातन संसाधन प्रकृति गुण वृद्धि उसमें नहीं की जा सकती। जैसे कि मैं बात करूं वे सनातन तत्व या पदार्थ जिन्हें मनुष्य विनष्ट कर सकता है या हानि पहुंचा सकता है, ठीक है, या थोड़ा बहुत अपेक्षाकृत परिवर्तित कर सकता है, जैसे स्थानीय जलवायु, भूदृश्य संस्कृति, ये सारी चीजें होती हैं। जबकि द्वितीय 2 के अंतर्गत क्या होता है, जैसे गंधक, पोटेशियम, फास्फेट, टिन, बोरान, कोयला, पेट्रोलियम गैस, ये सब आती हैं, लोहा, तांबा, सीसा, सोना, चांदी, ये सब, ठीक है। ये अगर इसकी वीडियो आपको नहीं समझ में आती तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो पड़ी है, पूरा का पूरा इसमें संसाधन के बारे में समझाया गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे विस्तृत व्याख्या किसी की नहीं करने आया हूँ। अगला प्रश्न देखिए, मृदा अपरदन। देखिए मृदा अपरदन ये यहाँ से टॉपिक से पूछा गया था, 2019 में प्रश्न पूछा गया था, मृदा अपरदन और नव्यकरणीय साधन से, ठीक है। मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा अपरदन मतलब होता है मृदा का कटाव होना, मृदा का बहना, मृदा की जो उर्वरक शक्ति होती है वो बह जाती है जल के माध्यम से। मृदा अपरदन कई तरीकों से होता है, जल के माध्यम से होता है, वायु से होता है, और भी कई चीजों के माध्यम से क्या होता है, मृदा अपरदन होता है, ठीक है। अगला देखें, अपर्दन क्या होता है। अपर्दन की प्रक्रिया, आप अपर्दन, अपक्षय, अनाच्छादन, ये सब आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। ध्यान रखेंगे, अनाच्छादन के 2 भाग होते हैं, अनाच्छादन, ठीक है, अनाच्छादन के 2 भाग होते हैं मित्रों। और वो 2 भाग कौन कौन से होते हैं, एक होता है अपर्दन और एक होता है अपक्षय। तो अपर्दन और अपक्षय होते हैं। अपर्दन को हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इरोजन। जब क्या होता है, मान लिया कोई नदी है, ये पर्वत है, ठीक, पर्वत से नदी बह करके आ रही इधर से, और इधर में जो है इसको काट काट करके क्या कर रही है, इसको काट दे रही है, क्या कर रही है, इसको काट दे रही है। तो किसका, इसका क्या हो रहा है, इसका अपक्षय हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका अपक्षय हो रहा है। जब पत्थर किसी पहाड़ से
छोटे छोटे टुकड़े में पत्थर टूटने लगे जल के वेग के माध्यम से, तो क्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। लेकिन जब यही जल क्या हो, उन पत्थरों को सीधे बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तित कर देता है, तो इस प्रक्रिया को हम अपर्दन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से मृदा का कट करके बहना ही क्या कहलाता है, अपर्दन। मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा कट रही तो क्या होगा, मृदा अपर्दन होगा। पत्थर कट रहा तो क्या होगा, पाषाण अपर्दन होगा। इसी प्रकार से जो चीजें भी कट रही उसी का अपर्दन होगा। अगला प्रश्न देखिए कि सेवा क्षेत्र क्या होता है। सेवा क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको याद करिएगा, मैं बताऊंगा सारी चीजें। अगला प्रश्न है कि संसाधन संरक्षण से क्या तात्पर्य है। संसाधन संरक्षण से तात्पर्य यही होता है कि दीर्घ समय तक अधिकाधिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई ही क्या होता है, किसी चीज का भी संरक्षण होता है। तो संसाधनों को अधिक से अधिक समय तक हम बनाए रखें और क्या करें, और अपने आप को सुचारू रूप से उसका उपयोग करने के लिए मजबूर करें। मतलब क्या, अगर कोई चीज है आपके आस पड़ोस में कोयला पाया जा रहा है, आप झरिया वाले कोयला क्षेत्र के क्षेत्र से हैं, तो आपके आरी बगल इधर उधर क्या होगा, कोयले की खानें होंगी। तो कोयला वहां पे, हालांकि वो सरकार या फिर कंपनियों का वहां पे ठेका होता है, उसमें नहीं, मान लिया आप ज्यादा कोयला यूज कर रहे हैं, चोरी छुपा इधर उधर, ठीक है, तो उसको उसको यूज करना कम करिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए कोयला बचेगा नहीं, या फिर पेट्रोलियम वगैरह नहीं बचेगा। ठीक है, तो उसको क्या करने के लिए, भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखने के लिए सारी चीजें करी जाती हैं। तो वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग ही क्या है, संरक्षण है। क्या है, वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग ही संरक्षण है। किसने कहा ये बात, एली महोदय ने कहा है। ठीक है, जबकि दीर्घ समय तक अधिकाधिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई ही संरक्षण होता है, उसको प्रेसिडेंट टॉम महोदय ने ये बात कही है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए संसाधन संरक्षण को लेकर के। हालांकि इस पर वीडियो हमने बना रखी है, बहुत ही लंबा लेक्चर, लेक्चर 4 देख लीजिएगा आप लोग, यानी लेक्चर 4। ठीक है, अध्याय 4 पढ़ा होगा, उसमें आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आपका डाउट संसाधन संरक्षण से लेकर के क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ उसमें हमने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियोजन के बारे में ही बताया है। ठीक, देखेंगे उसको। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है, यानी जो ट्रीटी होती है, ठीक है, ट्रेड होता है, वो कैसा होता है अंतर्राष्ट्रीय। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो कैसा है, उस पर थोड़ा बहुत प्रकाश डालना था, 85 शब्दों में, ज़्यादा नहीं लिखना था। अगला प्रश्न था बाक्साइड को लेकर के। बाक्साइड की उत्पत्ति आप बता सकते हैं, बाक्साइड से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम, उसको आप बता सकते हैं। इन सभी पर वीडियो आएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि शीतोष्ण घास के मैदान, इन पर 50 शब्दों में आपको लिखना था। अगला प्रश्न देखिए, स्वेज नहर का महत्व। स्वेज नहर का महत्व आपको बताना था कि स्वेज नहर का क्या महत्व है। ठीक है, स्वेज नहर कहाँ से निकलती है, तो किसको काटती है, तो मिस्र को काटती हुई ये निकलती है स्वेज नहर। ठीक है, मिस्र से निकलती है और यहाँ से अफ्रीका पड़ता है, और अफ्रीका में यहीं पे क्या है, इजिप्ट। मिस्र है अफ्रीका के इस भाग में, क्या है, इजिप्ट है, और इधर से आपका एशिया है। और एशिया का ये कौन सा भाग है, ये खाड़ी देश है आपके। और ये खाड़ी देश कौन से हैं, जिनमें खाड़ी देश में कौन कौन से देश आते हैं, थर्ड ईयर में आप लोग पढ़ेंगे खाड़ी वाड़ी देश। ठीक है, तो खाड़ी देश में कौन से देश आते हैं, आपका सऊदी अरब, यमन, ओमान। ठीक है, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरान, ठीक है, यूएई, कुवैत। ठीक है, इतने देश आते हैं आपके खाड़ी देश में। ठीक है, अरब प्रायद्वीप पे भी यहीं पे देश आते हैं। ठीक है, मिडिल ईस्ट के वही देश होते हैं। ठीक है, तो अगला चलते हैं। वो सारी चीज़ें आपसे ऊपर की हैं, उसको बताना उचित नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं हम। अगला है कि सड़क परिवहन क्या होता है। सड़क परिवहन पर 50 शब्दों में आपको टिप्पणी करनी थी। ठीक है, अगला है ओपेक। ओपेक से प्रश्न पूछा जा सकता है, ओपेक एक सम्मेलन होता है, ओपेक से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बातें। अगला प्रश्न है खंडबा। देखिए, खंडबा से कैसे प्रश्न बन सकते हैं आपके, देखिए, आर्थिक भूगोल के विकास की विवेचना कीजिए। आर्थिक भूगोल का कैसे कैसे विकास हुआ। पहले ये आर्थिक भूगोल, तो ये भूगोल की ही शाखा थी ना, लेकिन भूगोल में एक टॉपिक के रूप में आर्थिक भूगोल पढ़ाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे उद्योग धंधों का विकास हुआ, औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, जिससे क्या हुआ, आर्थिक भूगोल की महत्वाकांक्षा बढ़ी है। ठीक है, इसकी ओर लोगों का झुकाव बढ़ा है। ठीक है, ये हर एक क्षेत्र में कूद रहा है आर्थिक भूगोल, हर एक क्षेत्र में, हर एक इसकी प्रकृति जब आप देखेंगे, नेचर देखेंगे, तो ये हर एक विषय में घुसा हुआ है। तो इसलिए इसका जो विकास है, इस पर विवेचना करनी है आपको। अगर वो नहीं पता था तो अथवा करके अगला प्रश्न दिया है कि संसाधनों के संरक्षण की समस्या का विवेचन कीजिए। तो संसाधनों के संरक्षण की जो समस्या आज हमारे जो है सामने उत्पन्न हुई, उसकी विवेचना करनी है। तो ये लेक्चर अगर आपको देखना है, लेक्चर 4 में पूरी चीज़ें हमने बता दी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से लेक्चर 5, लेक्चर इस तरीके से आता रहेगा, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा।
चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तीसरा कि वनों के प्रकार एवं उनके उत्पादों पर एक टिप्पणी लिखिए। अथवा करके आप अथवा प्रश्न है, देखिए यहाँ पे विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित कीजिए और उनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ ये सारे प्रश्न आपके लगभग, इनमें से जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ आधे से अधिक तो देखेंगे आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इन सभी प्रश्नों को ध्यान से एकदम से पढ़िएगा और भी प्रश्नों को पढ़िएगा, मैं वीडियो में सभी चीजें बताता रहूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के प्रमुख मत्स्याखेट क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। विश्व मत्स्य क्षेत्र हमने बताया था आपको, ध्यान होगा आपको, वो लेक्चर कौन सा था आपका, लेक्चर था वो पहला ही लेक्चर, हमने उसमें बताया है सारी चीजें, ठीक है। उसमें हमने पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर है, उसमें बताया था कि विश्व में जो मत्स्य उत्पादन के जो प्रदेश हैं वो किस प्रकार से हमने बांटा था। तो हमने सामुद्रिक प्रदेश बताया था आपको कि उत्तरी प्रशांतीय महासागर प्रदेश जो ताइवान से बेरिंग सागर तक फैला हुआ है। दूसरा हमने बताया था उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय प्रदेश जो कैलिफोर्निया से बेरिंग सागर तक फैला हुआ है। तीसरा हमने बताया था उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय प्रदेश वो पुर्तगाल से वारंटस सागर तक फैला हुआ है। और चौथा हमने बताया था उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय प्रदेश जो लेब्राडोर से न्यू फाउंडलैंड से और उत्तरी कर्नाटक तक पूर्ण रूप से फैला हुआ है। ये किसके अंतर्गत है, ये सामुद्रिक प्रदेश हैं, किसके अंतर्गत, उच्च मध्य अक्षांशीय समुद्र के अंतर्गत। और भी हमने बताया था कि मध्य अक्षांशीय समुद्र के अंतर्गत भी कुछ शामिल होते हैं। उसके बाद में हमने क्या बताया था, उष्णकटिबंधीय समुद्र भी होते हैं, उसके अंतर्गत भी हम मत्स्य उत्पादन करते हैं, ठीक है। और मत्स्य उत्पादन की और भी चीजें हैं, जैसे कि जो महाद्वीप में मत्स्य उत्पादन होता है, यानी कि नदी वगैरह में मछली पालन होता है। मत्स्य पालन मतलब मत्स्याखेट मतलब मछली मारने वाला, मछली पकड़ने का स्थान, ठीक है। मत्स्याखेट मतलब मछली का शिकार करना, तो जहाँ पे मछली पालेंगे, ठीक है। और कहीं कहीं पे समुद्र में मछली मारी जाती है, ठीक है। और जबकि अब तो मत्स्य पालन आप लोग देखते हैं, मछली को क्या किया जाता है, पाला जाता है। आप ग्रांड बैंक, सेंट पीरी बैंक, बेरो बैंक, ठीक है, लाहे बैंक, सैमलदीप बैंक, जॉर्ज बैंक, इन सभी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। महाद्वीपों में जैसे मानसून एशिया में कितनी मछली पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में मध्य अफ्रीका में मछली पाई जाती है, आंग्ल अमेरिका में, सोवियत संघ यानी रूस में, यूएसएसआर में पाई जाती है। यूएसएसआर में कितने देश थे, पहले 15 देश थे, 1991 ईस्वी में क्या हुआ है, ये टूट गए हैं, अलग हो गए हैं, अब 15 देश हो गए हैं पूरा का, उस जिसमें सबसे बड़ा देश कौन सा था, रूस था। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इतनी सारी बातों को। अगला प्रश्न था इसी मत्स्य को लेकर के, मतलब ये अगर आपको नहीं पता था तो दूसरा लिख सकते थे कि लौह अयस्क के अंतरराष्ट्रीय, यानी लौह अयस्क का अंतरराष्ट्रीय मतलब बाजार में क्या कीमत है, कैसे होता है, लौह अयस्क कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, किस प्रकार से कहाँ पे उत्पादन किया जाता है इसका, कहाँ से जो है किस किन अयस्कों से प्राप्त होता है, इन सभी चीज़ों को विवेचना करनी थी, ठीक है। इन सभी पर वीडियो आएगी, लौह अयस्क, बॉक्साइट, खनिज पदार्थ, इन सभी पर वीडियो आएगी, कोई चिंता करने की आपको बात नहीं है। हालांकि देख लीजिए प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं उद्योग सॉरी आर्थिक भूगोल को लेकर के। उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। अथवा अगला प्रश्न है, उद्योगों को बताइए कि उद्योग किस प्रकार से होते हैं, उद्योग कौन कौन से होते हैं, उनको बांटना था, कैटेगराइज करना था। या उसको अगर ये आपको नहीं पता है तो आप उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों की महत्व विवेचना करेंगी, ठीक है। तो जो उद्योग जो स्थानीयकरण यानी उद्योग कैसे यहाँ पे अस्थायी होते हैं, उद्योग कैसे कहाँ पर स्थापित होते हैं, उसका उसका जो कारक है उनके महत्व की क्या करनी है, विवेचना करनी है आपको। अगला प्रश्न देखिए कि जलीय मार्ग का महत्व क्या है, जलीय मार्ग, ठीक है, जलीय मार्ग का क्या महत्व है, यानी जैसे मान लिया अगर जो है स्वेज नहर ना होती, स्वेज नहर ना होती तो यूरोप जाने के लिए हम अफ्रीका से नीचे होते हुए जाते। कहाँ से नीचे हुए जाते, तो अफ्रीका से नीचे होते हुए हम जाते कहाँ पे, यूरोप में। लेकिन और लगभग कितने बहुत 7,000 किलोमीटर से अधिक लंबा दूरी हम तय करते, ठीक है। और लगभग 1-2 महीने लग जाते, 1 महीने लग जाते नाव से जाने में मान लिया हमको। लेकिन अगर मैं बात करूं इधर से तो सुएज नहर से बहुत जल्दी हम पहुंच जाते हैं, इसलिए वहां पे मिस्र वाला जो है वो क्या लेता है, टैक्स लेता है, बहुत ज़्यादा ही टैक्स लेता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, चले छठवा वाले का अथवा देखते हैं। जर्मनी के रूर प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग के केंद्रों को बताइए, उसका अथवा वाला है, ठीक है, जो हमने बताया था उसका। तो जर्मनी के रूर प्रदेश में क्या होता है, कोयला का उत्पादन होता है और बिटुमिनस प्रकार का कोयला यहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला क्या होता है, दूसरे नंबर का सबसे बढ़िया कोयला होता है, पहले नंबर का कौन होता है, एंथ्रासाइड होता है।
एंथ्रासाइड कोयला नंबर 1 का कोयला, दूसरे नंबर पे बिटुमिनस होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये सारे के सारे प्रश्न अब देखिए, यहाँ तक लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गए। अब ये खंड सा आपका आ गया यहाँ से। ठीक है, खंड सा यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 5 प्रश्न आपके हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक, चौथा ये है, पांचवा ये है। ठीक, चले पहला प्रश्न है कि स्वेज नहर एवं पनामा नहर के भौगोलिक एवं आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। या फिर जो है 2018 या 19 की परीक्षा में पूछा गया था कि स्वेज नहर और पनामा नहर के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी इन दोनों में सबसे अधिक महत्व किसका है, और सबसे अधिक महत्व किसका, पनामा का है या फिर स्वेज का है। इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करना था आपको। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो हो सकता है आपकी बार ये पूछ ले कि स्वेज नहर एवं पनामा नहर के भौगोलिक एवं आर्थिक महत्व पर आर्थिक महत्व कैसा है और किसका भौगोलिक महत्व कैसा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। हालांकि मैं बात करूं तो ये 2020 की ही परीक्षा में पूछा गया है। स्वेज नहर से लेकर के प्रश्न और पनामा नहर से 2020 में ही प्रश्न पूछा गया। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, इस बार भी पूछा जाएगा, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नहर कौन सी है, स्वेज नहर है। स्वेज नहर सबसे व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नहर है, क्योंकि दूरी तो बचत ही करती है, साथ ही साथ लाभ भी करवाती है। देखें अगला है, विश्व के प्रमुख समुद्री जलमार्गों की विवेचना कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनके महत्व को भी स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, विश्व में जलमार्ग, तो समुद्री जलमार्ग कौन कौन से होंगे, समुद्री जलमार्ग में और सारे मार्ग आ जाएंगे, जबकि स्वेज नहर भी समुद्री मार्ग के तहत। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो इधर आकर के अरब सागर को जोड़ती है। अरब सागर को किससे जोड़ती है, तो अरब सागर को जोड़ती है किससे, भूमध्य सागर से जाकर के जोड़ती है। भूमध्य सागर कहाँ पे है, तो यूरोप के दक्षिण में। ठीक है, यूरोप में जाकर के वहां पे मिला देती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला है कि संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है संसाधन संरक्षण, इसीलिए पहले वीडियो हमने सारी चीजें बना दी, चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप सारी चीजें पढ़ लेंगे, बिल्कुल आसान लगेगा पेपर, एकदम से हलवा लगेगा, बिल्कुल करके आएंगे आप, 100 के 100 नंबर करके आएंगे। एग्जामिनर दे या नहीं दे नंबर, लेकिन आप करके जरूर आएंगे, एक को प्रश्न छूटने वाला नहीं है आपसे। वो नंबर हालांकि वो कम ही देगा, वो 5 नंबर का प्रश्न होगा तो 5 नहीं देगा, वो 3 ही देगा या फिर 4 दे सकता है, वो उससे ऊपर नहीं देगा कभी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कृषि की अवस्थिति पर वान थ्यूनेन के विचारों की चर्चा करिए। बड़े ही महत्वपूर्ण ये है, वान थ्यूनेन कृषि से संबंधित उन्होंने बहुत प्रकार से क्या किया है, कैटेगराइज किया है कृषि भूमियों को। ठीक है, मैं डिवाइड करूंगा वान थ्यूनेन की विचारधारा। इससे क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है लगभग हर साल पूछे जाते हैं, ना दीर्घ उत्तरीय पूछा जाए तो लघु उत्तरीय प्रश्न कहीं नहीं गया है। वान थ्यूनेन की कृषि की विचारधारा आप पढ़ लेंगे तो पक्का आप 3 से 4 नंबर एकदम से जान लिया, आप एकदम से कंठस्थ है। जैसे मैं बात करूं अगर हिंदी में जब आप 12 में पढ़ते थे तो उसमें आप, या फिर 10 में पढ़ते थे तो क्या पढ़ लेते थे, जैसे खंड काव्य पढ़ लिया, ज्योत जवाहर पढ़ लिया, या फिर कुछ भी पढ़ लिया जो आता है, तोड़मोल पढ़ लिया। ठीक है, या फिर और बहुत सारे जो है खंड काव्य आते थे उसको पढ़ लिया। या फिर आप पढ़ लेते थे अलंकार, पढ़ लेते थे कि हाँ रूपक उपमा और अनुप्रास यही पढ़ लेना है, बस इतने में हो जाएगा हमारा श्लेष। ठीक है, इतने में हो जाएगा। वही कनक कनक ते सगुनी मादक तादिका या पाए बहुरा जगुआ खाए बहुरा, ये सब याद कर लेते थे, उसमें हो जाता था आपका। तो वैसे समझिए वान थ्योनेन की विचारधारा। ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है हर साल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, औद्योगिक स्थानीकरण के बेबर का सिद्धांत। अब बेबर का सिद्धांत भी मैं बताऊंगा, औद्योगिक स्थानीकरण से संबंधित है। ठीक है, और साथ ही साथ औद्योगिकरण कैसे होता है, नगरीकरण पर से औद्योगिकरण से नगरीकरण पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, किसी क्षेत्र में उद्योग बढ़ते हैं तो वहां पे नगर कैसे बन जाते हैं, वो सारी के सारे मैं प्रोसेस बताऊंगा, उनका उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। ठीक, तो औद्योगिक स्थानीयकरण के बेबर का जो सिद्धांत है उसकी विवेचना करिए तथा वर्तमान के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता का आकलन करिए, यानी वर्तमान समय में इसका क्या क्या लाभ है। प्रासंगिकता मतलब क्या होता है, उसका लाभ, यानी उससे लाभ क्या को उसकी अच्छाइयां हैं उसको बताना था। ठीक है, ठीक है, प्रासंगिकता का उसको क्या करना है, आकलन करना है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपने देखा अभी अभी मित्रों, इतनी सारी बातें आपने समझी, प्रश्न लगभग आपने सभी समझे आप कैसे प्रश्न आते हैं। तो इसी प्रकार से प्रश्न आर्थिक भूगोल से बनेंगे, चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है, सारे के सारे प्रश्न आपके होंगे। हालांकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाने दीजिए। कुछ स्टूडेंट का ये मानना था, व्हाट्सएप पे एसएमएस भी किए थे कि सर जो है आर्थिक भूगोल का पेपर जो 1 होता है, यानी आर्थिक भूगोल का पेपर 1 आर्थिक भूगोल बी द्वितीय वर्ष के छात्रों ने किया कि मॉडल पेपर इसका लाया जाए। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। ठीक है, इस पर आपका प्यार दुलार मैं चाहता हूँ मित्रों, इस पर आप लोगों का प्यार दुलार बना रहेगा। ठीक है, इसका जो पेपर 2 जो होगा जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा।
तो आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखें। प्यार दुलार कैसे बनाएंगे? लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने सभी भाई बंधु के पास, सभी मित्रगण के पास, ताकि सभी लोग आर्थिक भूगोल जो कि कठिन लगता है उसको सहज रूप से पढ़ सके, सहज भाषा में पढ़ सके और जान सके कि किस प्रकार से प्रश्न बीए में पूछे जाते हैं आर्थिक भूगोल से संबंधित। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।